आप हमारी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और हम 2015 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 43 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, 43 वैसे 45 हो जाना चाहिए था, बट कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण दो क्वेश्चन है ना उसमें रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाए। ठीक है, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो हम उन दो क्वेश्चन को आज फिर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, इथेनॉल को प्रोपेनॉल पर क्यों प्रेफर किया जाता है। मतलब क्या हुआ, जो एटेनॉल, इथेनॉल नहीं, एटेनॉलॉल, एटेनॉलॉल जो है उसको प्रोपेनॉलॉल की तुलना में अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है ना। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एटेनॉलॉल। एटेनॉलॉल, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है कार्डियो सिलेक्टिव दवा, मेडिसिन। क्या होती है ये, कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन। ठीक है, ये क्या होती है, कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन होती है। मतलब क्या होता है, यह मुख्य रूप से हार्ट में पाए जाने वाले बीटा 1 रिसेप्टर पर काम करती है। किस पे काम करती है ये, हार्ट में बीटा 1 रिसेप्टर पे, है ना। ये क्या होती है, हार्ट कार्डियो सिलेक्टिव मेडिसिन, मतलब ही होगा कि हार्ट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, और हार्ट के में कौन सा है, बीटा रिसेप्टर जो होता है उस पे ये काम करती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो है ना, ये हो गया। अब क्या है, अब है प्रोपेरानोल। ये क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव मेडिसिन है। क्या है ये वाली, यहाँ लिखते हैं, ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, ये क्या नॉन सिलेक्टिव मेडिसिन है ना, ये नॉन सिलेक्टिव मेडिसिन है। और ये जो है ना, हृदय के बीटा 1 और बीटा 2 जो फेफड़ों और अन्य अंगों को ब्लॉक करती है ना। चलो यहाँ पर देख लो, बीटा 1 काय के लिए होता है, हार्ट के लिए ना, और बीटा 2 किसके लिए होता है, लंग्स। ठीक है, लंग्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दोनों पे काम करती, दोनों को क्या करती है, ब्लॉक करती है। क्या करती है, ब्लॉक करती है। इन दोनों को क्या करेगी, ये ब्लॉक करेगी। ठीक है, और बीटा 1 सिलेक्टिव होने के कारण क्या होता है, जो एटेनॉल, बीटा 1 सिलेक्टिव, ये जो एटेनॉल जो है वो फेफड़ों पर बुरा असर, जैसे अस्थमा के मरीजों के में सांस की तकलीफ, है ना, मतलब बुरा असर कम डालती है। जैसे फेफड़ों की बीमारी जैसी होती है, अस्थमा का मरीज होता है जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो बीटा 1 पर क्या होता है, ये सिलेक्टिव होने के कारण क्या होता है, ये एटेनॉल फेफड़ों पर बुरा असर कम डालती है, इसलिए इसे बेहतर माना गया है। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, पहला होता है बात ए एंड बी, है ना, यहाँ जो जो बीटा वगैरह देख लिया हमने, है ना। ठीक है, अभी देखो बात अल्फा एंड बीटा ब्लॉकेट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि जो एटेनॉल और प्रोपेनॉल है दोनों मुख्य रूप से बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, इसमें अल्फा ब्लॉकर्स का यूज ही नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, वेसोडिलेटरी बीटा एंड बीटा ब्लॉकेट। ठीक है, तो यह भी गलत हो गया, क्योंकि एटेनॉल में रक्त वाहिनियों को फैलाने मतलब का गुण, प्रमुख गुण नहीं होता है। ये वैसे वेसोडिलेटरी मतलब क्या होता है, जो रक्त ब्लड वेसल्स होती है उनको फैलाना का काम, जो है उसको फैलाता है, तो इसमें तो ये काम होता नहीं, बीटा वाला तो है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ बीटा 1 है, तो ये आंसर हमारा सही होना चाहिए। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, बीटा 2 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट। अब बीटा 2 तो काय में आता है, लंग्स में काम आता है ना, तो ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी, सिलेक्टिव बीटा 1 एंटागोनिस्ट। ओके, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 45 है ना। कौन सी कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स मतलब हृदय से संबंधित दवा है ना, इनहेलेंट मतलब सूंघने वाली दवा है ना, सर्दी में जो इनहेल लिया जाता है, वो आता है इनहेल करने के लिए, एक रॉड आती है उसको इनहेल किया जाता है उस टाइप से ना। कौन सी दवा कार्डियोवेस्कुलर ड्रग इनहेल के रूप में उपयोग होती है, ऐसी कौन सी दवाई है जो हृदय संबंधी दवा है, जो जिसको हम सूंघा, जिससे क्या कार्डियो, जो कार्डियो पेशेंट है वो क्या करता है, सूंघता है ना। मतलब सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं, उस दवा का नाम पूछा गया है जिसे हृदय रोग के लिए नाक के जरिए अंदर लिया जाता है, क्या हो जाए, नाक के जरिए लिया जाता है अंदर, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है ना। पहला है नाइट्रोग्लाइसेरिन, क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन है ना। यह मुख्य रूप से क्या होता है, एंजाइना, एंजाइना है ना, जैसे एंजाइटी होती है ना, ऐसा एंजाइना ना, एंजीना ना। इसका पूरा नाम है एंजीना पेक्टोरिया है ना, पूरा ही नाम लिख लेते ना, पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। हाँ, इसका क्या होता है, जो ये मुख्य रूप से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस मतलब सीने में दर्द, क्या है, सीने में दर्द है ना के लिए उपयोग की जाती है। हिंदी में लिख दूं क्या, सीने में दर्द, ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस पर क्या होता है, आमतौर पे जीभ के नीचे सबलिंगुलर रखा जाता है, मतलब जो जीभ है ना, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है देखना, जो पेशेंट होते हैं ना उनको बोला जाता है आपको जीभ के नीचे रखना है, क्या है, जो हमारी टंग है उसके नीचे रखना है ना। इसको या तो इसको जीभ के नीचे रखा जाता है या स्प्रे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। लेकिन यह प्राथमिक रूप से इनहालेंट नहीं मानी जाती, ये जीभ के नीचे रखना है और हमको इनहेलेंट वाली करना है, तो ये प्राथमिक रूप से इनहेलेंट वाली नहीं है। सेकंड वाली क्या है, डिजिटॉक्सिन, क्या है, डिजिटॉक्सिन, ये क्या है, दिल की धड़कन की गति को नियंत्रित करती है, हार्ट बीट को ना, हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और हार्ट फेलियर के लिए उपयोग होती है ना। इसे मुंह से ओरल रूप से मतलब ये क्या ओरल है, ये क्या है, ओरल है, ठीक है, ये ओरल है। और ऊपर वाली कौन सी थी, इसका भी लिख ही देती हूँ ना साथ में, ये वाली कौन सी थी, सब लिनगुअल, ठीक है। हाँ, ये मतलब जीभ के नीचे रखने वाली, और ये क्या है, ओरल है, ठीक है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अमाइल नाइट्राइल, है ना, अमाइल नाइट्राइल, यह दवा क्या होती है, तरल होती है, क्या होती है, लिक्विड होती है, और छोटी कांच की शीशियों में आती है, कई में आती है, छोटी कांच की शीशी, इसे तोड़कर इसके वाप्स है ना, वेपर, इसकी जो वेपर होती है इसका हम क्या कहते हैं, इनहेल, वेपर का क्या होता है, नाक से सूंघा जाता है, इसको क्या कहता है, इनहेल किया जाता है, किया जाता है, इनहेल किया जाता है ना। और ये रक्त वाहिनियों को तुरंत फैलाकर सीने के दर्द में राहत देती है ना। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, इसको इसको क्या करती है, फैलाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, माइलरिनोन, मिलरिनोन, मिलरिनोन, ये क्या ना, हार्ट अटैक के लिए काम आती है, हार्ट फेलियर है ना, हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर के मरीजों को दी जाती है। इसे आमतौर पे नस के जरिए दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इंट्रा वेनस है, इंट्रावेनस है ना, इसको डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आईवी, है ना, इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमको कार्डियो वेसल्स चाहिए थी, ठीक है, तो कार्डियो वेसल्स वाली हमारे पास अ, सभी कार्डियो वेसल्स जैसी ही दवाई है ना, और नाक से सूंघने वाली चाहिए थी, तो हमारे पास नाक से सूंघने वाले ऑप्शन केवल एक आया है, कौन सा वाला, सी, अमाइल नाइट्रेट। आया समझ में आपको, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है ना ऐसे ही मिलेंगे, है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है एंडोमेथेसिन इज अ, जो एंडोमेथेसिन किस वर्ग किस क्लास की दवाई है, ये दवा किस वर्ग में आती है ना, किस क्लास में आती है ना। तो पहले एंडोमेथेसिन देख लेते हैं क्या होता है ये। जो एंडोमेथेसिन एक है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। क्या है ये? नॉन स्टेरॉइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एन, एन 2 मिनट ना, हाँ, चलो, एन, एन एस ए आई डी। ठीक है, क्या नाम है ये? नॉन स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइड डल, है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है, अब इसका उपयोग काय में किया जाता है? दर्द, सूजन, है ना, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है ना, जकड़न हो रही है ना, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये एक टाइप का क्या होता है? पेन किलर है। क्या है ये? पेन किलर है, पेन किलर। ये क्या है? पेन किलर है। ठीक है, और ये कौन से समूह में आती है? जो क्लास है ये कौन से समूह में आती है? एंडोल, एंडोल समूह में आती है, एंडोल ग्रुप में आती है। ठीक है, ये किसका, ये किसके बारे में है? एंडोमेथासिन के लिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं, है ना। सेलिसिलेट, है ना, सेलिसिलेट वर्ग में क्या होता है? एस्प्रिन जैसी दवाई आती है। एंडोमेथासिन इस वर्ग में नहीं आती। अब सेलिसिलेट तो है ना, ये सेलिसिलेट तो पेन किलर है, लेकिन इसमें कौन सी आएगी? एस्प्रिन आएगी। क्या होगी? एस्प्रिन। ठीक है, बट ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? फिनामेट, है ना, फिनामेट, फेनामेट, है ना, इसे एंथ्रानिलीन एसिड डेरिवेटिव भी कहा जाता है उसका, है ना। इसमें क्या होगा? मेफेनामिक एसिड होती है। ये मेफेनामिक बच्चों में दी जाती है जनरली, ये मतलब ये भी पेन किलर ही है, ये भी पेन किलर है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है एरिल प्रोपियोनिक एसिड, एरिल प्रोपियोनिक एसिड इस वर्ग में आइबोप्रोफेन होता है ना, ये भी पेन किलर है ना, जनरली ये भी छोटे बच्चों को दी जाती है, छोटे क्या बड़ों को भी दी जाती है ये, लेकिन जनरली हम छोटे बच्चों की दवाओं में इसका नाम सुना जाता है ना। और इसका एक और एग्जाम्पल है, एंड इसका एक और एग्जाम्पल नेप्रोक्सिन, है ना, ये बड़ों को दी जाती है, नेप्रोक्सिन। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? लास्ट ऑप्शन है एंडोल डेरिवेटिव, है ना। अब यही हमारा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ये हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, एंडोल ग्रुप से रिलेटेड यही है एंडोल डेरिवेटिव, है ना। ये इसमें क्या होता है? एंडोमेथेसिन की रासायनिक संरचना में ये एंडोल रिंग बनाती है। क्या बनाती है? एंडोल रिंग बनाती है। ये क्या बनाती है? एंडोल रिंग बनाती है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंडोल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एंडोल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, एंडोल डेरिवेटिव ना, डी। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि क्या है ये, है ना। यहाँ पर आप एक लाइन खींच सकते हैं, ताकि वो चीज़ आपके यदि प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये क्या है? ये इसके बारे में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो NSAIDs, जैसे जो अभी पिछली स्लाइड में देखा था हमने, जो पेन किलर थी, है ना, जैसे एस्प्रिन, इबुप्रोफेन, है ना, और वारफानिन, है ना, को साथ लेने पे क्या होगा? ठीक है, इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लेने पे क्या होगा? ठीक है, इसके बारे में अब देखो क्या होता है कि जब दो दवाएं एक साथ ली जाती है तो उनका प्रभाव एक ही दिशा में होता है। जैसे यहाँ दोनों खून पतला करने या रक्तस्राव को या जोखिम बढ़ाने वाली काम दवाइयाँ है
है ना। खून को पतला करने में पेन किलर भी है, और उसको खून को पतला करने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। और वो पेन किलर कैसे है उसकी प्रोसेस डिफरेंट है, वो इतना सिलेबस में हमको डीप में पढ़ना नहीं है। ठीक है। जनरली जो पेन किलर होती है वो खून को पतला ही करती है। ठीक है। और इसे क्या होता है, साइनेजिस्टिक एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनेजिस्टिक एक्शन। क्या बोलते हैं? साइनेजिस्टिक एक्शन। ठीक है। खून को पतला करने वाली प्रोसेस को क्या करती है? साइनोजिस्टिक प्रोसेस कहा जाता है ना। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है, तो हो सकता है यही वाला हमारा आंसर हो। ठीक है, यही हमारा आंसर हो। ठीक है। जनरली यही वाला आंसर है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेंगे। ठीक है, पहले आंसर को ही देख लेते हैं। अभी मैंने आंसर बोल ही दिया है, तो क्या हो रहा है? सिनर्जिस्टिक का अर्थ होता है जब दो चीजें मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करे जो उनके अलग अलग प्रभाव से कहीं अधिक होता है। ठीक है। जो वारफानिन खून के थक्के को थुक्का बनाने में रोकता है ना। और क्या है ये वाला ना, ये वन लिख देते हैं, इसको टू लिख देते हैं ना। तो वन का काम क्या है ना, ये प्लेटलेट्स जो होता है, लेट्स है ना, प्लेटलेट्स में क्या होती है ना, प्लेटलेट्स रोकता है ना, बाधा डालता है। ठीक है। और दूसरा वाला क्या होता है, ये खून को थक्का बनने से रोकता है ना। ठीक है, ये काम करता है ना। और यदि ये दोनों साथ में दी जाए ना, तो जैसे ब्लीडिंग होती है ना, जो जहाँ पे ज्यादा खून होता है, वो ब्लीडिंग के जोखिम को ये बढ़ा देता है। साथ में दोनों को साथ में लेने से क्या होता है, गंभीर रक्तस्राव के जोखिम को बहुत बढ़ा देता है। भाई ये प्लेटलेट को रोकता है, ये खून का थक्का जमने से रोकता है। मतलब खून का थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड क्या होगा, बहने लगेगा। प्लेटलेट नहीं बनेगी तो उसको ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। तो खून के थक्के जब तो इन दोनों को साथ में लेंगे कभी, है ना, ये ए और बी को साथ में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है। हाँ। अब ये हो गया ना। तो मतलब इससे क्या होता है, सिनर्जेटिक एक्शन, मतलब ब्लीडिंग होने लगेगी ना। मतलब ये क्या हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एक दवा दूसरी दवा के असर को खत्म कर देती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये दोनों दवाएं क्या होती है, असर दिखाती है और क्या साइड इफेक्ट करती है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है? कंपेटिव इंटरेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें दवाएं क्या होता है, शरीर में एक ही जगह पर रिसेप्टर से जुड़ने के कारण मतलब क्या बोलती है, मैं जुड़ूंगी पहले, मैं जुड़ूंगी, इस टाइप से, है ना। मतलब कंपटीशन चलता है कि पहले कौन जुड़ने वाला है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये NSAIDs जो है, वारफारिन की को प्रोटीन से हटा सकता है। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रोटीन से हटा देगा। इसलिए मुख्य समस्या यहाँ पर बहुत रक्तस्राव होता है। यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ पर भी रक्तस्राव होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग यहाँ पर भी हो जाएगा, ब्लीडिंग। ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, है ना। इसका संबंध शरीर में नमक और खनिज जैसे सोडियम पोटेशियम, है ना, इनको क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? इनबैलेंस हो जाता है ना। जो इस दवा संयोजक का मुख्य दुष्प्रभाव नहीं है, इसका मुख्य दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जो बी और डी है ना। लेकिन यहाँ पर डी वाला जो है ना, वो ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप पूछ रहे होंगे कि इतना सारा सिलेबस में और साइंटिफिक ऑफिसर के सिलेबस में ऐसा क्यों दे रखा है, इतने ड्रग्स वगैरह के बारे में क्यों दे रखा है? तो बच्चों इसलिए दे रखा है इसके अंदर कि जैसे आप लोगों ने ना काफी सारे एग्जांपल देखे होंगे कि ना, कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है।
और वो उसकी डेट हो जाती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसमें मर्डर ऐसे किया जाता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि मर्डर क्या, और नेचुरल डेट लगती है कि इसको हार्ट हार्ट फेल हुआ होगा, या फिर कुछ किडनी फेल हुई होगी, या मल्टी ऑर्गन डिसीज जो होती है वो हो गई होगी। बट वो है ना, वो क्या होता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट कारण होता है, या फिर किसी ने हो करके ऐसी दवाइयाँ दी होती है जिससे वो मरीज की डेट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में यदि किसी को शक होता है और वो यदि इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उस टाइम पे हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और जो कि ड्रग्स क्या है ना, हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है, कब हो रही है, इसीलिए ये ड्रग्स वाला चैप्टर जो है हमारे मतलब जो टॉपिक है वो हमारे इसमें दिया गया है। और मैं इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ कि ताकि इससे क्वेश्चन जो पिछली बार बने हैं वो यदि इस बार भी बने तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है। ठीक। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, इबुप्रोफिन पिरोक्सिकेम की तुलना में अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है। ठीक है। ये इबुप्रोफिन जो है पिरोक्सिकेम की तुलना में अधिक क्या होता है, सेफर माना जाता है। अभी देखो वहां पर अपने एमपी में ही हुआ था। चलो आप उस जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, जहां पर कफ सिरप के कारण बच्चों की डेथ हुई थी ना, वो उस जिले का नाम बताओ जहां पर कफ सिरप के कारण बच्चों की डेथ हुई थी। और यदि आपको अच्छे से पता हो तो उस कफ सिरप का नाम भी बताओ जो बेंड हो गया है। उस कफ सिरप का नाम भी बताओ जो बेंड हो गया है। ठीक है, ये आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें उस कफ सिरप के बारे में जरूर लिख लेना। ठीक है। अब इसमें क्या है, चलो इसमें तो नॉर्मल मतलब सेफर क्यों है ना, तो इसका क्या है, फर्स्ट शॉर्टर लाइफ हाफ लाइफ है ना, नॉन मेटाबॉलिज्म इन लीवर, वाटर सॉल्युबल मेटाबॉलिज्म, लो डोज है ना, इतना खास वो नहीं दे रखा है। चलो इसका इसका देखते हैं। इसका उत्तर जो है ना वो फर्स्ट वाला ही है। क्या, शॉर्टर लाइफ टाइम, क्या है ये, फर्स्ट वाला, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वाला है। ठीक है। क्या होता है शॉर्ट हाफ लाइफ, वह समय जिसमें दवा की मात्रा शरीर में आधी रह जाती है। हाफ लाइफ तो हमने पढ़ा है, हाफ लाइफ तो आपने पढ़ा ही है ना। तो उसमें इसमें भी वही होगा कि हाफ लाइफ है ना, मेडिसिन में भी आते हैं ना, एमबीबीएस बीडीएस जो भी डॉक्टर बनते हैं वो लोग भी हाफ लाइफ पढ़ते हैं ना, और वही फॉर्मूला यूज होता है ना। हाफ लाइफ क्या होता है, वह समय जिसमें दवा की मात्रा शरीर में आधी रह जाती है ना। तो इबुप्रोफिन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है ना, लगभग 2 घंटे की होती है ना। मतलब 2 घंटे तक अच्छे असर होगा, उसके बाद में उसकी वो हाफ लाइन में चले, मतलब 2 घंटे बाद में उसकी जो असर है वो आधा हो जाएगा, और उसके 2 घंटे बाद में उसका असर और कम हो जाएगा ना। इसलिए ये शरीर से जल्दी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो आधा 50% भाग तो 2 घंटे में ही बाहर निकल जाएगा, फिर 50% बचेगा, उसके 2 घंटे बाद में उसका बचेगा 25% बचेगा। ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है, पिरोक्सिकैम क्या होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 50 घंटे होती है। कितनी होती है, 50 घंटे ना। तो ये इसको 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं ना। तो फर्स्ट वाले की कितनी है, 2 आवर। ठीक है, और सेकंड वाले की कितनी है, 50 आवर, है ना। अ, ठीक है, ये बचा जिससे इस लंबे समय तक रहती है शरीर के अंदर, और इसके साइड इफेक्ट जैसे पेट में अल्सर का खतरा बढ़ जाता है। इसमें क्या आता है, पेट का अल्सर हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है ना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं हम, नॉन मेटाबॉलिक इन लीवर है ना। ये गलत, दोनों दवाएं मुख्य रूप से लीवर में ही प्रोसेस करती है ना। ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्ड इन लीवर। ठीक है, दोनों, 1 और 2। ठीक है, दोनों क्या करती है, उसी में करती है। तीसरा क्या है, वाटर सॉल्युबल मेटाबॉलिज्म, पानी में घुलनशील मेटाबोलाइट है। यह अधिकांश दवाई जो होती है शरीर से बाहर निकलने के लिए लीवर उन्हें पानी में घुलनशील बनाता ही है ना। तो ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसका मेन कारण नहीं है ना। और लोअर डोज है ना, जो ये होती है सेकंड नंबर का पिरोक्सिकेम है ना, इसकी जो खुराक होती है 20 mg है ना। 20 mg, जैसे 20 mg तो 50 mg 5 mg ऐसा लिखा रहता है ना, तो इसकी इसकी जो खुराक होती है 20 mg होती है। और इवोप्रोपिन की खुराक जैसे 400 mg है, से कम होती है। इसकी इसकी जो होती है, फर्स्ट वाले की क्या है, 400 mg से कम, है ना, से कम। और सेकंड वाले की क्या है, 20 mg से कम होती है ना। इससे ज्यादा वाली इसकी दवाएं मार्केट में मिलती ही नहीं है। लेकिन कम खुराक का मतलब हमेशा असुरक्षित होना
नहीं होता है। कम खुराक भाई आपको जितने एज के हो, जिस हिसाब से आपकी बॉडी में एक्टिविटीज है, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको ये हम मतलब ऐसा नहीं कि पेरोक्सिकेम दी नहीं जाती, पेरोक्सिकेम दी जाती है, लेकिन है ना इवोप्रिपिन पेरोक्सिकेम के कंपेयर में ज्यादा सुरक्षित है ना। तो क्योंकि ये ना इनके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पिरोक्सिकेम दी जाती है, और ऐसा नहीं कि आपको 5 ml देनी हो, है ना, या 20 mg की देनी हो, और आप उससे क्या करो 10 mg के ले लो, और आपको दिन में एक बार गोली खानी हो और आप बोले नहीं मैं आज ही गोली खाऊं, तो ये वो इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। आपको बॉडी को जितना लगेगा उतना तो लगेगा, है ना, लेकिन इसके अधिक सेवन से या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, मेजर लिमिटेशन ऑफ एस्पिरिन इन लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है ना लंबे समय तक एक ही टाइप की गोली जैसे एस्पिरिन लेता है, तो उसके प्रमुख मतलब सबसे इसकी समस्या क्या हो सकती है, इसको साइड इफेक्ट क्या हो सकता है ना, तो उसकी लिमिटेशन बतानी है ना। तो क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बेलेंस, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि शरीर में सोडियम या पोटेशियम जैसे लवणों का संतुलन बिगड़ना है, और एस्पिरिन के साथ यह मुख्य रूप से नहीं होती है ना। एस्पिरिन से इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, विशिष्ट प्रतिक्रिया ना। यह किसी दवा, इसका मतलब होता है यह किसी दवा के प्रति शरीर की एक असामान्य या दुर्लभ एलर्जी होती है, जैसे एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया होती है। यह बहुत कम लोगों में देखी जाती है, इसलिए यह मुख्य सीमा नहीं है ना। मतलब किसी को एलर्जी हो जाए, खुजली आना, ये हो जाना, तो ये भी इतना नहीं है ना। और एस्पिरिन को हम जनरली खुजली आना इसके अंदर ही दी जाती है, तो सेकेंड वाला भी नहीं है इसका दुष्प्रभाव, है ना। और गैस्ट्रिक मस्कुलर डैमेज, पेट की परत को नुकसान, गैस्ट्रिक हो जाना, ठीक है। एस्पिरिन पेट में उन तत्वों को कम कर देती है जो पेट के अंदरूनी परत की रक्षा करते हैं। इसमें पेट में जलन, है ना, एसिडिटी, अल्सर, ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। लंबे समय से यह बड़ी बाधा हो सकता है, तो हमारा आंसर यही होगा, क्या होगा, सी वाला। क्या है आंसर, क्या है, इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में पेट में क्या, पेट में जलन, ठीक है। फिर क्या है, एसिडिटी, एसिडिटी, ठीक है। फिर क्या होता है, अल्सर, अल्सर, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्लीडिंग, है ना। ये सब चीजें हो सकती है ना। तो ये क्या होता है, हमारा आंसर सही है। और नेक्स्ट वाला क्या ऑप्शन, सेलिसोलिम, सेलिसिलिज्म, यह एस्पिरिन की अधिक खुराक है ना, ओवरडोज के कारण होती है। ये ओवरडोज के कारण क्या होती है, ये ओवरडोज के कारण होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ओवरडोज के कारण होती है, जिसमें कानों में घंटियां बजना, है ना। इसको बोलते हैं टिनिस्टूस, है ना। सन ऐसी करके आवाज आती है ना, जो कानों में घंटियां बजना, वैसी आवाज इससे आ रहे हैं। इससे क्या होता है, चक्कर आना जैसे लक्षण भी होते हैं ना, ठीक है। और ये मतलब चक्कर आना, है ना, चक्कर आना, ठीक है, ये हो सकता है। बट इसके सेलिसाइलिम की कंपेयर में ये जो एस्टिक मसल्स डैमेज होता है, अल्सर हो जाना, है ना, एसिडिटी होना, है ना, एसिडिटी की स्पेलिंग थोड़ा सा इसे कर देती हूँ, एसिडिटी, ठीक है। ये और अल्सर, ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होना तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ना। ये उसके कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, गैस्ट्रिक हो। यदि गैस्ट्रिक मसल डैमेज नहीं होता तो हम डी वाला ऑप्शन लगा देते हैं, ठीक है। और चलो एस्पिरिन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एस्पिरिन हम जनरली खा मतलब यूज करते हैं इस गोली का। तो इससे क्या होता है कि जो ये गैस्ट्रिक वाला जो है ना, ये क्या होता है, पेट में पेट और पाचन तंत्र से दुष्प्रभाव होता है ना। इससे क्या होता है, पेट में दर्द और अपच होता है, भोजन के बाद भी पेट में लगातार भारीपन लगता है, गैस और खट्टी डकारें आती है, ठीक है, लंबे समय तक लेने के बाद में ना। फिर स्टोमच अल्सर हो जाता है, अभी बताया मैंने आपको, है ना, स्टोमच अल्सर हो जाता है, ठीक है। जैसे पेट या छोटी आंत की अंदरूनी परत में घाव या छाले बन जाते हैं,
ठीक है, स्टोमच स्टोमच ब्लीडिंग है ना, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग बोलते, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग ब्लीडिंग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। इसको पूरा ही लिखना चाहिए मुझे। स्टोमच ब्लीडिंग। ठीक है, पेट में अल्सर बनने, अंदरूनी खून बहने लगता है ना। और इसकी पहचान काले रंग के मल है ना, ब्लैक कलर का जो स्टूल क्या होता है, इससे इसके कारण क्या होता है, ब्लैक स्टूल आता है। ऐसा नहीं हो कि आप ब्लैक स्टूल आ रहा है तो आप बोले कि मुझे कुछ हो गया है ना। खाने पे भी डिपेंड करता है, आपने कुछ ब्लैक कलर की चीज, जिस कलर की चीज खाई होती है ना, उस कलर की पोटी आती है ना। ये मेथी खाओ, मेथी पालक 2-3 दिन तक कंटिन्यू खाओ, आपकी उसी टाइप की पोटी आएगी। ठीक है, ब्लैक स्टूल है ना। और यदि उल्टी में खून ब्लड आना, यदि वोमिटिंग हो रही तो उसमें भी ब्लड आ सकता है। ठीक है, और क्या साइड इफेक्ट है। अब इसके कारण क्या होता है, जब कभी इसको कंटिन्यू हम ले रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, एस्प्रिन जनरली क्या होता है कि जो खून है उसको पतला करने का काम करता है। ये एंटी प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, एंटी प्लेटलेट होता है ना। इसके कारण क्या होता है, शरीर पर छोटी सी भी यदि कोई चोट लग गई है ना, तो पर तो वहां पर क्या हो जाएगा, नीला निशान पड़ जाएगा, आसानी से नीला निशान पड़ जाएगा ना। उसको बोलते हैं ब्रूसिंग। ब्रूसिंग, जो नीला निशान पड़ता है ना, चोट लगने पर नीला निशान पड़ जाता है ना। तो उसको क्या होता है, ब्रूसिंग बोलते हैं। अब मुझे याद आ रहा है, निमाड़ी में मतलब जब गिर जाते हैं ना, और इस टाइप की चोट, नीला निशान लग जाता है, लग बनता है ना, तो बोलते हैं दचड़ आ गया है। ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं, दचड़ आ गया है। मतलब चोट नहीं आई है, अंदरूनी चोट, और ज्यादा अंदरूनी भी नहीं है, बट वहां पर क्या हो गया, नीला निशान पड़ गया है ना, मतलब खून बाहर नहीं आ पा रहा है उसके कारण। और यहाँ इसमें एक भी हो सकता, मसूड़ों में असामान्य रूप से अधिक खून का बह, मसूड़ों से भी खून बह सकता है ना। ना, और इसका कारण क्या होता है, जो कानों में आवाज का तो मैंने बताया था अभी, है ना। घंटी बजना इसका हो सकता है, चक्कर आना है ना, भ्रम होना, कंफ्यूजन होना, है ना। कौन और जो सांसें है वो तेज चलने लगती है। किडनी और लीवर पे भी असर पड़ सकता है इसका, है ना। इसको हमेशा डॉक्टर की अकॉर्डिंग ही देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप मेडिकल पे यदि बिना किसी डॉक्टर के रिसिप्ट की मिल जाती है तो आप पेट भर के खाओ, है ना। अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, यदि आपको अस्थमा से रिलेटेड कुछ बीमारी है और यदि वो ठीक हो चुकी है, तो एस्प्रिन के ज़्यादा लेने पे वो अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बुखार या फ्लू होने पर एस्प्रिन कभी भी लेना नहीं चाहिए। मतलब ये क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। बिलो 18 ईयर, एस्प्रिन नहीं देनी चाहिए ना। इससे क्या होता है, नहीं देनी चाहिए। हाँ, अब क्यों नहीं देना चाहिए, है ना। इससे उनके दिमाग और लीवर गंभीर नुकसान हो सकता है। इसको रेये सिंड्रोम कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेये सिंड्रोम, है ना। REYES, ठीक है, लिखा गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेये सिंड्रोम कहते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। 50 क्वेश्चन है, ट्रू एल्कोलाइड आर प्रेजेंट इन प्लांट एस, है ना। जो ट्रू एल्कोलाइड होते हैं वो पौधों के किस रूप में पाए जाते हैं, पौधों के किस रूप में पाए जाते हैं ना, एल्केलॉइड, एल्कोलॉइड्स, है ना। है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो पहले देखते हैं। साल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, साल्ट्स ऑफ मेकोनिक एसिड, और साल्ट्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम, सॉल्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो जो कार्बनिक एसिड होते हैं, अम्ल जैसे HCl, आमतौर पर पौधों में एल्कोलाइड के साथ प्राकृतिक रूप से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, है ना। जो एल्कोलाइड होते हैं, बेसिक एल्कोलाइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्या होते हैं, बेसिक प्रवृत्ति की होती है ना, क्षारीय है। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और पौधों के भीतर वे आमतौर पर कार्बनिक अम्लों जैसे मेलिक, साइट्रिक या टार्ट्रिक एसिड के साथ मिलकर साल्ट के रूप में मौजूद रहते, ताकि वे स्थिर रह सके। तो ये हमारा आंसर यही आएगा।
नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट ऑफ मेकेनोइक एसिड, है ना। मेकेनोइक एसिड मुख्य रूप से अफीम, है ना, ये कहाँ है पता है, अफीम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओपियम, है, अफीम को ओपियम में पाया जाता है। ये सभी एल्कोलाइट में नहीं होता है, ये सभी एल्कोलाइट में नहीं होता है। और नेक्स्ट है क्या है, साल्ट है बेंजोइक एसिड, है ना। तो बेंजोइक एसिड में एक विशिष्ट कार्बनिक अम्ल होता है, लेकिन ये सभी एल्कोलाइड के रूप में सामान्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो क्षारीय वाला है ना, ऑर्गेनिक एसिड वाला, यही आएगा हमारा आंसर, है ना। एल्कोलाइड के किसी विशेष प्रकार, जैसे निकोटीन, मार्फिन के बारे में, है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं ऑरेंज वाले का, है ना? निकोटीन, निकोटीन, है ना। और क्या है इसका एग्जांपल, मार्फिन, ठीक है। निकोटीन वही जो दारू वो हो गया, सिगरेट की और गुटखे की लत छुड़ाने के लिए आजकल दिया जाता है ना, ये वही। ये भी एक प्रकार का ड्रग ही है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में लेने से वो दूसरा जो ड्रग है उसके असर को कम करता है और उसकी लत को छुड़ाने का काम करता है, ठीक है। और ये भी खुद एक लत के रूप में मतलब एक बहुत माइनर क्वांटिटी में दिया जाता है, इसलिए इसकी लत भी नहीं लगती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगले 25 क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे हम। डेली 5 क्वेश्चन आएंगे। आप ये पूरा पेपर खत्म हो जाए उसके बाद में नेक्स्ट किसी और एग्जाम का, मतलब जो साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम है और हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।